आज की सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं क्या छत्तीसगढ़ का इतिहास। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास। ठीक, मध्यकालीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्या अजमेर सिंह पढ़ लिए थे जी, हो गया था। दरियावदेव हो गया था। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अजमेर सिंह और दरियावदेव के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें से पहले जो दरियावदेव थे वो क्या हुए थे? पराजित हुए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? 3 पक्षों का सहयोग लिया। एक था मराठा, है ना जी, और एक थे कौन? अंग्रेज का अधिकारी, कंपनी के अधिकारी जॉनसन, और एक कौन थे? जयपुर के शासक विक्रमदेव। इन्होंने क्या किया? अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण में कौन साथ दे रहे थे? हलवा। इन सभी हलवाओं को मौत के घाट उतार दिए। बहुत बड़ा क्या हुआ? नरसंहार। इसी को हम क्या विद्रोह के नाम से जानते हैं? एक प्रकार के हलवा विद्रोह। बाद में अजमेर सिंह पराजित हुए, उनका मृत्यु हो गया। ठीक, और दरियावदेव क्या बन गए? शासक। दरियावदेव शासक बने तो उस समय क्या हुआ? उसी के समय जब इनको अगर बात करें 3 गुट का इन्होंने निर्माण किया था, उनसे उनके बीच क्या हुआ? संधि। इसको बोलते हैं क्या? कोटपाड़ की संधि। क्या बोलते हैं? कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि की बात करें तो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1778 को क्या हुआ? कोटपाड़ की संधि। इस कोटपाड़ की संधि में क्या क्या हुआ था? पहला चीज मराठों के बीच हुआ। किसके किसके बीच? दरियावदेव और मराठा। दरियावदेव और मराठा के बीच क्या हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि अब ये जो बस्तर जो क्षेत्र है वो किसके अधीन रहेगा? अब किसके अधीन? मराठों के अधीन रहेगा। ठीक, अब फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि ये जो काकतीय थे उनको क्या देना था? पैसा देना था। किसको? मराठों को। कितना? 59,000। कितना? प्रतिवर्ष 59,000 उनको देना था काकतीयों, मराठों को। कौन? दरियावदेव। ठीक, दूसरा बात यह हुआ संधि में कि जो विक्रमदेव था उनके जो कोटपाड़ परगना था वो किसके अधीन आ जाएगा? जयपुर के अधीन। ठीक, हो गया। अब ये सब चीज हुआ, उसके बाद से ये समय था 1778 का, जो बस्तर छत्तीसगढ़ का अधीन बना, या छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बना, या अंग बना बोल सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अंग बना। कौन सा? बस्तर। कब? 1778 में। ठीक है, चलिए दरियावदेव के बाद कौन हुआ? महिपाल देव। दरियावदेव के बाद कौन हुआ? महिपाल देव। ठीक है, दरियावदेव के बाद हुआ था महिपाल देव। महिपाल देव ने कहा कि भाई देखो, मैं इस किसके अधीन, किसके ये अगेंस्ट हूं? मैं ये इस क्षेत्र को नहीं मानता, मतलब मैं इस संधि को नहीं मानता। मैं इस संधि को नहीं मानता। ठीक है, क्या ये संधि कैसा है, क्या है, ये चीजें मैं नहीं जानता। ठीक, मैं ना तो मैं मराठों के अधीन रहूंगा और ना ही मैं मराठों को टकोली दूंगा। ये कौन कहा? महिपाल देव। महिपाल देव ने स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक लेटर में लिखवा दिया। किसको? वेंकोजी भोसले को। ठीक है, जो कहां शासन कर रहे हैं? ठीक, नागपुर में रहकर। अब उनको लेटर लिखवा दिया कि आप जानो, आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं ये कर सकता। मैं क्या करूंगा? मैं स्वतंत्र रहूंगा, मतलब स्वतंत्र रहूंगा, ना ही मैं तुमको पैसा दूंगा। अब क्या किया वेंको जी ने? वेंको जी ने एक व्यक्ति रामचंद्र बाबू को क्या बोला कि भाई आप जाओ और फिर से इनको क्या करो? अपने अधीन करो। ठीक, चलिए अब पहले वो कहां गए? कांकेर में। रामचंद्र बाबू कांकेर के शासक को पराजित किए, और कांकेर के शासक को पराजित करने के बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो कहां गए? बस्तर क्षेत्र, क्योंकि कांकेर के शासक जानते थे बस्तर क्षेत्र को। अब बस्तर क्षेत्र को अब वहां पर गए। अब बस्तर वाले क्षेत्र पर महिपाल देव पर आक्रमण किए और महिपाल देव पराजित हुए। ठीक, अब महिपाल देव जो है इतने दिन से टाकोली नहीं दिया था। ठीक, अब टाकोली के बदले उसने क्या किया? अब बहुत दिन हो गए ना, वो टाकोली नहीं दिया था। ठीक, कुछ वर्षों के लिए टाकोली देना रुक गया था, तो वो सबका इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया? एक सिहावा परगना था उसको दे दिया। ठीक, सबके बदले क्या दे दिया? सिहावा परगना को। किसको दे दिया? मराठों को। अब ये सिहावा परगना किसके अधीन आ गया? मराठों के, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, चलिए अब क्या हुआ? उसके बाद
इसी के समय महिपाल देव के समय क्या होता है, परलकोट विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह, परलकोट विद्रोह। ठीक है, इस विद्रोह के बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद महिपाल देव के बाद कौन होंगे, भूपाल देव। ठीक, भूपाल देव और भूपाल देव के दो महिपाल देव के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था क्या, ठीक, महिपाल देव के दो पुत्र, एक रानी पद्म कुंवर, पद्म कुंवर से उत्पन्न पुत्र का नाम था भूपाल देव और एक पत्नी का नाम था हर कुंवर। हर कुंवर से उत्पन्न पुत्र था दलगंजन सिंह। दोनों सौतेले भाई थे। ठीक है, ठीक, क्या थे, दोनों सौतेले भाई थे। भूपाल देव क्या बना, शासक, और दलगंजन सिंह को तारापुर परगना का अधिकारी बना दिया। ठीक है, वहां का बहुत बड़ा मंडल बना दिया, मतलब क्या बोल सकते हैं, ठीक, महामंडलेश्वर जो चलता था ना वैसे बना दिया। कौन सा, तारापुर परगना में, किसको, दलगंजन सिंह को। ठीक, अब आगे क्या हुआ, अब ये होगा कि ये जो है, ठीक, अब महिपाल देव जैसे ही मरे, भूपाल देव क्या बनेंगे, शासक। मैंने बताया था भूपाल देव क्या बना, शासक। और भूपाल देव के समय अगर बात करें तो दो प्रमुख विद्रोह हुए थे। एक को बोलते हैं तारापुर विद्रोह, तारापुर विद्रोह, जो तारापुर में कौन था, दलगंजन सिंह। और एक प्रमुख विद्रोह की बात कर लिया था मैं, जिसको बोलते हैं हम कौन सा, ठीक है, आपका मेरिया विद्रोह। इन दोनों चीज पर मैंने जिक्र कर दिया था। 1842 से 1854 तक, और ये 1842 से ये 1863 तक चला। कौन सा, मेरिया विद्रोह। ठीक, दोनों विद्रोह के बारे में जिक्र कर लिया था। ठीक, चलिए किसके समय हुआ, तो ये दोनों भूपाल देव के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, भूपाल देव, पढ़ लिए थे जी। और जो नए हैं वो हमारे वो मेरा जो पिछला वीडियो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला, वो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक, चलिए भूपाल देव। वही अगर बात करें भूपाल देव के बाद कौन हुए, भैरम देव। ठीक है जी, चलिए भूपाल देव के बाद शासक कौन हुए, भैरम देव। कौन हुए शासक, भैरम देव। ठीक है, चलिए भैरम देव की बात करें तो 1853 से लेकर 1891 ईस्वी तक इसका शासन रहा, किसका, भैरम देव का। कब से कब तक, 1853 से 1891। ठीक है जी, क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीजें घटना घटी है, उसको थोड़ा सा देख लेते। भैरम देव के समय ही अगर बात करें तो 13 मार्च, कब, 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने 13 मार्च 1851 को लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, ठीक है, हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत किसको, नागपुर को, हड़प नीति के तहत नागपुर को क्या किया, अपने अधीन, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। और यहां से आपका क्या आएगा, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत। हाँ ठीक, चलिए यहां से क्या आपका आएगा, ब्रिटिश हुकूमत। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो देखे थे, वीडियो देखे थे पिछले वाला देखे ना, ठीक, चलिए ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, चलिए ठीक, भैरम देव का जन्म अगर बात करें तो इसका जन्म हुआ था 1839 में। ठीक, 1839 में अगर बात करें तो 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा, 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा कौन, भैरम देव। ठीक, 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा कौन, भैरम देव। ठीक, भैरम देव के समय प्रमुख कुछ जनजाति विद्रोह हुए थे, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे जनजाति विद्रोह। तो जनजाति विद्रोह की बात करें तो कौन कौन सा, तो इनके समय में पहला
क्या हुआ? लिंगागिरी का विद्रोह। लिंगागिरी का विद्रोह। दूसरा अगर बात करें तो कौन सा? कोई जनजाति द्वारा कोई विद्रोह। और एक अगर बात करें तो कौन सा विद्रोह? मुड़िया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुड़िया विद्रोह। ये तीन प्रमुख जनजाति विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ है? ठीक, हाँ, भैरम देव के शासनकाल में। ठीक, चलिए, ठीक है जी, चलिए। उसके बाद अगर बात करें, ठीक, चलिए, इसके समय में, इसी के समय में प्रथम बार, इसी के समय में जो चार्ल्स इलियट, क्या बोलेंगे? इसी के समय में चार्ल्स इलियट पहली बार कहाँ आए थे? बस्तर का आगमन। पहली बार बस्तर आगमन हुआ था किसका? इलियट का। चार्ल्स इलियट कौन थे? डिप्टी कमिश्नर। कौन थे? डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें तो ये बस्तर आगमन हुआ था कब? 1856 को। 1856 को। ठीक, चलिए। इनकी दो पत्नी थी। पत्नी में अगर बात करें तो दो पत्नी। ठीक है, एक पत्नी का नाम, ठीक, पहली पत्नी का नाम आता है, क्या नाम? पत्नी जुगराज कुंवर। और दूसरी पत्नी का नाम आता है रानी सुवर्ण कुंवर। रानी सुवर्ण कुंवर। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर बात करें तो देखो, इसके समय में अगर बात करें तो रानी चोरिस का विद्रोह हुआ था। रानी चोरिस, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको रानी चोरिस 1878 से 1882, 1878 से 1882। ठीक, चलिए, अब थोड़ा समझिए क्यों ये हुआ था 1878 1882 में। ऐसा क्यों, क्या हुआ था, क्यों हुआ था ऐसा? अंग्रेजों के साथ थे। और ठीक, चलिए, इसका मतलब क्या होता है समझिए। रिस मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ी में रिस मतलब क्या होता है? हाँ, रिसाना, गुस्सा होना को। ठीक है, इस जो मतलब रानी का, रिस मतलब गुस्सा, मतलब रानी का कोप। अर्थ इसका होता है रानी का कोप। क्यों गुस्सा हुई रानी? रानी क्यों गुस्सा हुई? और ये रानी चोरिस किससे संबंध है? रानी सुवर्ण कुंवर से। रानी सुवर्ण कुंवर से। ठीक, चलिए, रानी सुवर्ण कुंवर से। ठीक, चलिए, कैसे हुआ? ठीक है, चल समझते हैं। देखो, अभी तक अगर बात करें तो सबका आप देखे होंगे, इसके पहले जितने भी शासक थे, किसी का एक, किसी का दो। ठीक है, तीन सुने थे क्या? किसी की तीन पत्नी नहीं सुने अभी तक? तीन पत्नी नहीं सुने ना? ठीक, हाँ, चलिए, अभी तक हम तीन पत्नी किन्हीं का नहीं सुने हैं। ठीक है, एक नाम था फ्रेजर। ठीक है, फ्रेजर नाम के जो एक अंग्रेज अधिकारी ने क्या कहा, अब इनके कोई संतान नहीं था। युवराज कुंवर से उत्पन्न कोई संतान नहीं था, न ही सुवर्ण कुंवर से उत्पन्न कोई संतान नहीं था। ठीक, तो इनके उत्तराधिकारी को लेकर एक फ्रेजर नाम के अधिकारी ने इनको विवाह का प्रस्ताव भेजा था। ठीक, और इनका विवाह किसके साथ हो गया था? एक मुस्लिम महिला के साथ इन्होंने विवाह कर लिया था।
कर लिया था ना, है ना। मुस्लिम महिला के साथ इन्होंने विवाह कर लिया था किसने? ठीक, भैरमदेव ने, चोरिस ने नहीं, भैरमदेव ने। ठीक, चलिए, भैरमदेव ने विवाह कर लिया था किसके साथ? एक मुस्लिम महिला के साथ। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ था? मुस्लिम महिला के साथ। इस मुस्लिम महिला का नाम था नाबा। ठीक है, ठीक, नोबा या नाबा ऐसा कुछ है। ठीक, भैरमदेव का तीसरा विवाह हुआ था मुस्लिम महिला के साथ। ठीक, अब इससे क्या है, अब इससे जो है रानी जो स्वर्ण कुमार वो क्या कर लिए? ठीक है, वो रानी स्वर्ण कुमार गुस्सा हो गए यहां से। क्यों? क्योंकि अभी तक जो प्रथा चल रहा था वो केवल अधिकतम 2 पत्नी का था, तीसरी पत्नी का नहीं था। तीसरे विवाह का उपेक्षा कर लेते रानी, और सभी जो बस्तर की महिलाएं इससे क्या हो गई? भैरमदेव के विरुद्ध, ठीक है, क्या आक्रोशित हो गए पूरे बस्तर की महिलाएं, और बस्तर सभी लोग कहां? सड़कों पर उतर आए। ठीक, इसमें अगर बात करें तो रानी जो है स्वर्ण कुंवर वो क्या किए? रानी स्वर्ण कुंवर यहां पर ठीक विजय हुई, मतलब बाद में इनका विवाह जो है ये टूट गया किसके साथ? भैरमदेव के साथ। और उसके बाद से ठीक क्या रहा? ठीक है, तीसरा विवाह कैंसिल हुआ इसका मुस्लिम महिला के साथ। ठीक है, चलिए, नोवा या नावा ऐसा कुछ महिला का नाम था। ठीक है, ठीक, चलिए, रानी चोरिस, रानी सुवर्ण कौर, भैरमदेव का तीसरे विवाह मुस्लिम महिला के साथ, ठीक है, साथ हुआ था, यही कारण है। ठीक, इस समय तीसरी पत्नी का प्रथा नहीं था तथा इसके विरोध में रानी सुवर्ण कुंवर एवं बस्तर की महिलाएं भैरमदेव के विरुद्ध क्या हो गए? आक्रोशित हो गए। ठीक है, ठीक, अब नारा दिया, या तो महिला से विवाह करो या तो क्या करो? गद्दी छोड़ो, मतलब राज सिंहासन छोड़ो। मतलब महिला लोग इतना एक हो गए, या तो उनके साथ शादी करो तो विवाह करो तो ये सिंहासन छोड़ दो, और या तो क्या उस महिला को छोड़ दो। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, तो उन्होंने क्या किया? उस महिला को छोड़ दिया। ठीक, पहला कारण था। अब इसके बाद से एक और केस हुआ। क्या केस हुआ उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भैरमदेव का अगर बात करें तो भैरमदेव के समय एक प्रमुख दीवान के रूप में था, या प्रमुख व्यक्ति के रूप में, जिसका नाम था लाल कालिंद्र सिंह। ठीक, इनके प्रमुख वफादार व्यक्ति कौन? लाल कालिंद्र सिंह। लाल कालिंद्र सिंह को, ठीक है, भैरमदेव ने, इसको अगर बात करें तो भैरमदेव ने ठीक क्या चुन लिया था? अपना उत्तराधिकार चुन लिया था, अपना उत्तराधिकार चुन लिया था। ठीक, अब उसके कोई संतान तो है नहीं, है ना, तो इन्होंने क्या किया? उसको अपना उत्तराधिकार चुन लिया था। किसको? लाल कालिंद्र सिंह को। लाल कालिंद्र सिंह ने अगर हम बात करें तो इन्होंने, ठीक है, राज सिंहासन के लिए या राजा बनने की इच्छा को, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? उत्तराधिकार होने से मना कर दिया। कहने का मतलब है कि ये शासक नहीं बनूंगा मैं, ये बोल दिया कौन? लाल कालिंद्र सिंह। तो इन्होंने क्या किया? ठीक, इन्होंने राजा का तीसरा विवाह के लिए, राजा का फिर से तीसरा विवाह कराने की इच्छा रखी। ठीक, कराने की इच्छा रखी।
राजा का तीसरा विवाह। ठीक है, आया समझ में? देखो वो नाराज हो गया, वो अलग बात है। अब यहाँ पर अब क्या है, फिर से अब उन लोग भी मान जाएंगे, अब ये नहीं, अब तीसरा विवाह तो निश्चित है क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकार है नहीं। ठीक है, तो अब क्या किए, अब यहाँ पर वो ले दे के क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे, करेंगे विरोध, लेकिन विरोध जो है वो क्या रहेगा, दब जाएगा। उसके बाद भी अब क्या होगा, उनका विवाह, शादी होगा किसका, धर्मदेव का। ठीक है, पहली बार जब किए थे तीसरा, ठीक है, पहले तो उसी को बोलते रानी चौरिस का विद्रोह। प्रथम विद्रोहिणी महिला कौन थी, रानी चौरिस, या इसी को सुवर्ण कुमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, प्रथम विद्रोहिणी महिला, यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये अगर बात करें तो प्रथम विद्रोहिणी महिला अपने पति के विरुद्ध क्या कर दिए थे, प्रथम विद्रोहिणी महिला विद्रोह कर दिए थे। ठीक, चलिए, अब राजा का तीसरा विवाह की इच्छा रखी। और अगर बात करें तो एक राजा थे, राजा का नाम था मुकुंद देव। ठीक है, कौन थे, जयपुर के शासक मुकुंद देव की छोटी बहन, मुकुंद देव की छोटी बहन से राजा का विवाह का प्रस्ताव रखना चाहा। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक। और इसके साथ क्या हुआ, विवाह। इसके साथ क्या हुआ, विवाह। 1883 में अगर बात करें तो 1883 में क्या हुआ, विवाह हुआ। ठीक है, 1883 में क्या हुआ, विवाह, और इससे उत्पन्न पुत्र हुआ। ठीक, क्या हुआ, पुत्र कौन, रुद्र प्रताप देव। कौन हुआ, रुद्र प्रताप देव। मुकुंद देव की जो छोटी बहन थी उसके साथ विवाह हुआ किसका, धर्मदेव का, और उनसे पुत्र हुआ जिसका नाम था क्या, रुद्र प्रताप देव। ठीक, आएगा समझ में, रुद्र प्रताप देव। अब अगर बात करें तो 1891 में क्या होगा, 1891 ईस्वी में मृत्यु होगी किसका, धर्मदेव का मृत्यु। ठीक, अब मृत्यु होने के बाद शासक कौन बनेगा, रुद्र प्रताप देव। यहां तक बात समझ में है, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ, उसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, उसको बता दूंगा, है टेंशन ले रहा हूं। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए, उसके बाद अगर बात करें, चलिए, अब इसके बाद शासक कौन हुए, रुद्र प्रताप देव। ठीक, चलिए, कौन हुए, रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव 1891 से 1921 तक शासक रहेंगे। 1921 तक क्या रहेंगे, धूमधाम से शासक रहेंगे। कौन, रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव का जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था कब, 1885 में। 83 में विवाह हुआ, 1885 में जन्म हुआ किसका, रुद्र प्रताप देव का। ठीक, चलिए, हाँ, मतलब ये पूछेगा कि जब ये शासन सत्ता संभाले तो इनकी आयु कितनी थी, तभी तो कैलकुलेट करेंगे। पूछा गया था, क्योंकि प्रफुल्ल कुमार देवी का पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले। तो रुद्र प्रताप देव ऐसे अगर बात करेंगे तो कितने वर्ष के थे, 6 वर्ष के। 6 वर्ष की आयु में, ठीक है, क्या बना, राजा। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें तो 1891 से लेकर 1908 तक, ठीक है, जो बस्तर का प्रशासन था, बस्तर का प्रशासन, ठीक है, बस्तर का प्रशासन था किसके हाथ में था, अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में। किसके अधिकार में था, अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में। ठीक, 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था फैगन और एक का नाम था गेयर। इन्होंने बस्तर के विकास में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, फैगन और गेयर ने। ठीक है, फैगन की बात करें तो ये 1896
और ये 1899, ठीक है, से 1903 तक इनका क्या रहा, मतलब 1903 1900, चलिए इसको छोड़ दो, ठीक, 1896 और 1898 फैगन एवं गियर, ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? फैगन और गियर ने अगर बात करें तो ये फैगन और गियर ने, ठीक है, फैगन और गियर ने बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू किया। बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाले कौन थे? फैगन और गियर, 16 साल के, ठीक है। 1901 में, ठीक है, रुद्र प्रताप देव का विवाह, किसका? रुद्र प्रताप देव का विवाह किसके साथ हो गया? किसके साथ किया गया? कुसुमलता के साथ। हाँ, ठीक है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम अभी आएंगे, ठीक। कुसुमलता के साथ इनका विवाह, रुद्र प्रताप देव का विवाह किसके साथ? कुसुमलता के साथ विवाह हुआ किसका? रुद्र प्रताप देव का। और रुद्र प्रताप देव का विवाह, इनसे एक उत्पन्न पुत्री हुई, उत्पन्न क्या हुए? पुत्री। इस उत्पन्न पुत्री का नाम था क्या? प्रफुल्ल कुमारी देवी। इस उत्पन्न पुत्री का नाम क्या था? प्रफुल्ल कुमारी देवी। अच्छा, काजल यादव जी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक, पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ये पहले खत्म तो हो जाए, ठीक, चलिए, ठीक। रुद्र प्रताप देव का विवाह किसके साथ हुआ? कुसुमलता के साथ। और उत्पन्न पुत्री का नाम था, एकमात्र पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी। पुत्र भी था लेकिन जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, चलिए, आया बात समझ में? चलिए, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए, कुसुमलता का अगर बात करें तो 1911 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक, 1911 मृत्यु। और 1912 में इनका द्वितीय विवाह हुआ, रुद्र प्रताप देव का द्वितीय विवाह, किसके साथ? चंद्र कुमारी देवी। चंद्र कुमारी देवी, अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और याद रखिएगा, ठीक, 1904 से 1907 तक, ठीक, ये समथिंग यही डेट है, ठीक, या डेट अभी मेंशन मत करो, डेट मत लिखो, ठीक है। इनके अगर बात करें व्यक्तिगत ट्यूटर के रूप में कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे, रविशंकर शुक्ल, ठीक है, 1904 से 1907, 1904 से 1907, बता रहा हूं क्या चीज है ये बता रहा हूं, ठीक है। ट्यूशन टीचर होता है, ट्यूशन टीचर हर जने का, एक पर्सनल टीचर के रूप में थे पंडित रविशंकर शुक्ल, किसके? रुद्र प्रताप देव के, 3 साल तक, 1904 से 1907 तक, ठीक है। व्यक्तिगत ट्यूटर के रूप में कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, मतलब ये इनको शिक्षा दीक्षा के रूप में भी देते थे, ठीक है, व्यक्तिगत ट्यूटर या टीचर के रूप में, ठीक। बोलते हैं ना आजकल, देखो सरकार क्या कर रही है, ठीक, टीचरों का ये करने के लिए ट्यूटर लगा रहे हैं, है ना, 1 साल का रहता है, उसके फिर से ट्यूटर, ठीक, ठीक, वैसे ट्यूटर थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए। 1908 में, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है यहां पे, 1908 में क्या हुआ, ठीक, रुद्र प्रताप देव का राज्याभिषेक, रुद्र प्रताप देव का क्या हुआ? राज्याभिषेक,
ठीक है। 1908 में क्या हुआ, रुद्र प्रताप देव का राज्याभिषेक हुआ 23 वर्ष की आयु में। कब? 23 वर्ष की आयु में। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अलग और कहानी देख लेते हैं। ठीक, चलिए रुद्र प्रताप देव का राज्याभिषेक हुआ। अगर हम बात करें, ठीक है, टाउन प्लानिंग के अनुसार रुद्र प्रताप देव ने क्या जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया, चौराहों का शहर बनाया। टाउन प्लानिंग के अनुसार रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया। ठीक है। अगर हम बात करें तो रुद्र प्रताप देव की शिक्षा, रुद्र प्रताप देव की शिक्षा कहाँ हुई? कॉलेज, राजकुमार कॉलेज में। प्रताप देव की शिक्षा कहाँ हुई? उच्च शिक्षा कहाँ लिया? राजकुमार कॉलेज। ठीक है, राजकुमार कॉलेज में इनकी क्या हुई? शिक्षा दीक्षा हुई। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं जी, अब वो उनके व्यक्तिगत थे, वो उच्च शिक्षा वहां लिए, व्यक्तिगत टीचर अलग होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो जगदलपुर को चौराहा का शहर बनाया गया, बोलते हैं ना जगदलपुर को चौराहा का शहर बोलते हैं, तो इन्हीं किन्होंने बनाया? रुद्र प्रताप देव ने। अब रुद्र प्रताप देव ने के हिसाब से अगर बात करें तो इसके समय में एक प्रथा चल रही थी। क्या प्रथा? घैटी पौनी प्रथा। अच्छा, इसको जानने के पहले थोड़ा सा, इसका एक दीवान था। इसका क्या था? दीवान। क्या नाम था? बैजनाथ पंडा। बैजनाथ पंडा। बैजनाथ पंडा ने क्या किया? वनों को आरक्षित कर दिया। वनों को आरक्षित, ठीक है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन होते ना 3 प्रकार के, तो वनों को आरक्षित करने का प्रयास कौन किया? बैजनाथ पंडा ने। मतलब वहां पे क्या कर दिए? ठीक है, पूरा प्रतिबंध लगा दिए। ठीक, क्या कर दिए? प्रतिबंध लगा दिए। ठीक, अब प्रतिबंध लगा दिए बहुत सारी चीजों पर, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? एक विद्रोह सा भड़क गया। यही कारण था आगे का 1910 का भूमकाल विद्रोह। ठीक है, ठीक, ये दीवान बैजनाथ पंडा, ठीक, वनों को आरक्षित कर दिया। और अगर बात करें, बहुत सारे कारण थे। अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, ठीक है, एक बैजनाथ पंडा था। ठीक है, चलिए, इसके समय में एक प्रथा चल रही थी जिसको बोलते हैं घैटी पौनी प्रथा। क्या प्रथा? घैटी पौनी प्रथा। बता रहा हूं जी, ठीक है, घैटी पौनी प्रथा। घैटी पौनी प्रथा के बारे में बात करें तो घैटी पौनी प्रथा जो है वो स्त्री विक्रय से है। क्या है? स्त्री विक्रय। स्त्रियों का विक्रय होता था, स्त्री विक्रय से महिलाओं को बेचा जाता था। अब कैसे महिलाएं? ठीक है, अब ये अगर बात करें तो कुछ 4 जातियों के जो है जो महिला थे, एक था सुंडी, सुंडी जाति की। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या उच्च जाति के महिलाओं को बेचा जाएगा? नहीं ना, हमेशा क्या, थोड़ा निचली जाति के महिला, वहां पर उच्च नीच की भावना है, जरूर है, तो जो है उच्च जाति की महिलाओं को बेचा जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, निचली जाति की महिलाओं को ही बेचा जाएगा। जो ये 4 जाति थी उन्हीं महिलाओं को बेचा जाता था स्त्री विक्रय में। ठीक, और इसका अगर बात करें तो कौन बेचते थे? तो किसके पास लाते थे? राजा के पास। राजा इनका दाम लगाते थे कि कितने में बेचेंगे इसको। और उस समय शासक थे कौन? रुद्र प्रताप देव, शिक्षित थे। ठीक है, एक प्रकार का प्रथा अगर बात करें तो वो हटाना चाहते थे तो हटा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, 4 जाति, एक था सुंडी, एक थे कलार, एक थे धोबी,
ठीक है, और एक थे 15। इन 4 जातियों के महिलाओं को, ठीक है, क्या करते थे, बेचा जाता था, जिसको बोलते थे घैती पौनी प्रथा। ठीक, अब ये 4 जाति के महिलाओं को जब बेचा जाता था, अब जो खरीदार होते थे, ठीक है, अब एक नियम था, जो खरीदार होता था वो इसी जाति के पुरुष होते थे। मतलब अगर कोई सुंडी जाति की कोई अगर महिलाएं हैं, अगर उनको अगर बेचा जा रहा है तो वो पुरुष जो होगा, वो जो खरीदार होगा वो सुंडी जाति का होगा। ठीक है, जो कलार अगर महिलाओं को बेचा जा रहा है तो पुरुष जो होंगे वो कौन से होंगे, कलार जाति के। आएगा समझ में? ठीक है, अब महिलाओं को बेचा जा रहा है, ठीक है, विक्रय, तो जो क्रय करते थे, ठीक है, क्रय, वो कौन होना चाहिए, इन्हीं जाति के होने चाहिए, ठीक है। चलिए, कई स्त्रियां अगर पुरुषों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो पुरुषों का एक अधिकार होता था कि वो राजा के साथ राजा के पास उसको ले जाके बेच सकता था, ऐसा। ठीक है, कई स्त्रियां ऐसा होती हैं, ठीक है, अत्याचार करे तो वो क्या कर रहे हैं, वो राजा के पास उसको ले जाके उसको बेच सकता था, ये अधिकार था। ठीक है, चलिए, राजा उनका क्या करते थे, दाम लगाते थे। ठीक, एक प्रकार का बहुत बड़ा अगर बात करें तो इतिहास में बस्तर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला ऐसा प्रथा देखने को मिलता है। ठीक है, स्त्री विक्रय संबंधित। ठीक, तो ये 4 जाति, ये पूछ सकता है। ठीक, चलिए, और खरीदते कौन थे, इन्हीं जाति के पुरुष लोग। ठीक, चलिए, ये था क्या, घैटी पौनी प्रथा। और घैटी पौनी प्रथा में कौन से, जो विधवा है या परित्यक्त है, ऐसे महिला, परित्यक्त मतलब जिसको छोड़ दिया गया, विधवा या परित्यक्त जिसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, सही है, मतलब उनको जबरदस्ती बेचा जा रहा है, उनको महिलाओं की इच्छा नहीं है और उनको अगर बेच दिए तो, हाँ, अब यहां पर बेचने वाला शब्द आया है ना, तो थोड़ा समझ लीजिए, है ना, उनको बेचा जा रहा है। ठीक, हमारे यहाँ देखो, हमारे विवाह भी है, कौन सा विवाह, चूरी पहराव, है ना, विवाह है ना, मतलब विधवा पुनर्विवाह था कि नहीं था जनजातियों में, वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उसको विवाह का नाम तो दे सकते थे, बेचने वाला क्यों नाम दी, घैती पौनी प्रथा क्यों दी। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर बात करें तो रुद्र प्रताप देव को, अगर बात करें तो रुद्र प्रताप देव को उपाधि दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, उपाधि क्या, सेंट ऑफ जेरूसलम। ठीक है, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा क्या सहायता पहुंचाता था, कौन, रुद्र प्रताप देव, इसीलिए उनको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दिया गया। क्या, जेरूसलम का संत, इसको क्या कहा जाता है, जेरूसलम का संत, जो आपका ये, इसको जेरूसलम भी बोलते हैं, जेरूसलम भी बोलते हैं। ठीक है, ईसाइयत देश है। चलिए, हो गया, हाँ, कोई डाउट यहां तक नहीं है ना, चलिए, बढ़िया। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर बात करें तो, अच्छा, एक और चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इनके समय में बस्तर में अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, बहुत सारे प्राथमिक स्कूल खोले गए थे। 1910 तक अगर बात करें तो 1910 तक स्कूलों की संख्या 60 हो गई थी, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 60। ठीक है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में 1910 तक विद्यालयों की संख्या 60, ऐसा लिखिएगा। ठीक, हमारे अगर बात करें तो 1910 से ही प्रारंभ मानते शिक्षा को। ठीक है, चलिए, हाँ, अंग्रेजी शिक्षा होगा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा होगा, अंग्रेज आए तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी शिक्षा होंगे। लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड कर्जन के समय अंग्रेजी शिक्षा को प्रभावी बनाया था। ठीक है, चलिए,
उसके बाद कौन आएंगे? प्रफुल्ल कुमारी देवी। कौन आएंगे? प्रफुल्ल कुमारी देवी, महारानी, ऐसे लिख लो, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। 1922 से 1936, ठीक, 1922 से 1936 प्रफुल्ल कुमारी देवी का, ठीक है। चलिए 1922 से 1936 की बात करें तो इस समय क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे चीजें क्या क्या थी, थोड़ा समझते हैं। 1922 में अगर बात करें तो 22 नवंबर 1922 को क्या हुआ था? इनका राज्याभिषेक, किनका? महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी का, ठीक है। कब? 22 नवंबर 1922। तब अगर बात करें तो ये कितनी वर्ष की थी? 12 वर्ष की। 12 वर्ष की आयु में बस्तर के राज सिंहासन पर बैठी, बस्तर के राज सिंहासन पर बैठी, ठीक है, ठीक, बस्तर के राज सिंहासन पर। अगर हम बात करें तो इस समय एक प्रमुख दीवान थे, किसके समय? इसके पिता के समय, इसके रुद्र प्रताप देव, ठीक है। उनका नाम था, एक मुस्लिम दीवान था, ठीक है। कौन? विलायतुल्लाह खान, ठीक, विलायतुल्लाह दीवान, विलायतुल्लाह खान ने इसे राज सिंहासन पर बिठाया, राज सिंहासन पर बिठाया। किसने? विलायतुल्लाह खान ने, ठीक है। इनका प्रमुख दीवान था किसका? इसके पिता रुद्र प्रताप देव का। इनके समय भी ये दीवान के पद पर रहा, ठीक। चलिए 1933 में अगर बात करें तो 1933 में इनको महारानी से, महारानी की उपाधि से विभूषित किया गया, महारानी की उपाधि से विभूषित किया गया। महारानी की उपाधि से विभूषित किया गया किसको? ठीक, 1933 में, इसीलिए इसको बोले महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, 1933 में, ठीक। चलिए ठीक है। 1927 में अगर बात करें तो 1927 में इनका क्या हुआ था? विवाह। 27 में ना विवाह, कहा? मयूरभंज के राजकुमार, मयूरभंज के राजकुमार, राजकुमार प्रफुल्ल कुमार भंजदेव, प्रफुल्ल कुमार भंजदेव, ठीक। चंद्र है ना, प्रफुल्ल चंद्र होगा, ये चंद्र होगा, कुमार नहीं होगा, चंद्र होगा। प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, चंद्र लिखते हैं ना लोग। चलिए प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ, ठीक। अब प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, चंद्र से जो संतान उत्पन्न हुए हैं, क्या संतान? इनके 4 संतान थे, ठीक। पहला अगर बात करें तो पहला का नाम था, ठीक, एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था कमला देवी, कमला देवी। उसके बाद कौन थे? प्रवीर चंद्र भंजदेव। उसके बाद गीता देवी, और उसके बाद से जो संतान थे उसका नाम था विजय चंद्र भंजदेव। अगर थोड़ा समझिए, ये 12 वर्ष की थी, आयु बस्तर के राज सिंहासन पर बैठी, है ना, ठीक। चलिए इनके पिता की मृत्यु के बाद से, ठीक है, इनका शिक्षा दीक्षा, ठीक, आंग्ल भारतीय की महिला, आंग्ल भारतीय दंपत्ति, इसने
गार्डनर ने किया था। इसका शिक्षा दीक्षा किसने किया था? गार्डनर ने। वैसे ही रुद्र प्रताप देव का शिक्षा दीक्षा अगर बात करें तो गैबन नाम के गार्डनर ने, मतलब गैबन नाम के दंपत्ति ने किया था। ये गार्डनर ने, गार्डनर मतलब मिस्टर गार्डनर एंड मिसेस गार्डनर, ठीक है, दो व्यक्ति थे जो ये शिक्षा दीक्षा जो अल्पवायु के थे तब इनका किया था। ठीक है, कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी का जब आयु नहीं हुआ था, जब उनको शिक्षा दीक्षा चाहिए था, तो उनको सहारा अगर बात है शिक्षा दीक्षा किसने दिया था? गार्डनर नाम के दंपत्ति ने, मतलब मिस्टर गार्डनर एंड मिसेस गार्डनर। ठीक है, अंग्रेजों ने अपॉइंट किया था इनको। ठीक, चलिए इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, इनके बाद जो है इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 1936 में। अब 1936 में मृत्यु होने के बाद जो है इनके पति ने क्या किया? दावा किया था, लेकिन उनको राज सिंहासन पर नहीं, उसको बस्तर का सिंहासन नहीं दिया गया। किसको? इनके पति प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव को। कभी ये यहां के शासक नहीं बने, काकती शासक। ठीक है, चलिए ठीक। अगर बात करें अब यहां पर प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, अब यहां पर अगर बात करें तो ये काकती नहीं है, लेकिन अपने आप को ये क्या करेंगे? काकती मानेंगे। अच्छा, काकती नहीं ना, भंजदेव वंश के हैं, भंजवंश के ना, भंजवंश के हैं, ये अपने आप को काकतीय मान लेते हैं बाद में। ठीक, चलिए, लेकिन है नहीं। अगर हम बात करें तो ये जो प्रफुल्ल कुमारी देवी है, इनकी मृत्यु का कारण अगर बात करें तो ये क्या था? अपेंडिसाइटिस कारण था। क्या था? अपेंडिसाइटिस। ठीक, चलिए, यहां तक कोई बात समझ में नहीं आया हो? ऑनलाइन वाले बताइए। ठीक, फिर चर्चा करेंगे। और पक्का आगे कंटिन्यू करें? चलिए, ठीक है, चलो। अच्छा, एक और बात बता रहा था, वो ये है कि इनका उल्लेख ठीक है, एक पत्रिका में किया गया था, द वुमेनहुड। ठीक है, इनका उल्लेख द वुमेनहुड नामक पत्रिका में, अंग्रेजी पत्रिका में किया गया था। किसका? प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। अगर हम बात करें तो ये 1936 से 1966। ठीक है, चलिए, 1966। कौन? प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक, चलिए, अब थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो है, अब यहां से अगर हम बात करें तो ये भंजवंश का शासक है, मतलब भंजवंशी है ये, लेकिन अपने आप को क्या कहा? काकतीय। कहां कहा गया? कहां उल्लेख है कि अपने आप को काकती कहा गया? ठीक है, तो ये अगर बात करें अंतिम, मैं अगर बोलूं तो अंतिम काकतीय वंश, यहां पर अंतिम काकतीय शासक। अंतिम काकतीय शासक। ठीक है जी, चलिए। है अंतिम कैसे होगा? ठीक है, 1947 तक चलता है। ठीक है, हम क्या मानते हैं? स्टार्टिंग से लेकर 1900, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ काकतीय 1324 से 1947 मानते हैं, इसीलिए ये अंतिम है। ठीक,
उसके बाद से तो ये रियासतों का विलयीकरण हुआ, है ना। 15 दिसंबर 1947 में अगर बात करें तो बीपी मेनन और कौन आए थे, वल्लभ भाई पटेल आए थे यहाँ पे, रियासतों को विलयीकरण किए। विलयीकरण करने के बाद क्या किए, बस्तर को भी रियासतों को जोड़ा गया, ठीक है। और यही शासक थे जिन्होंने रियासतों के विलयीकरण में हस्ताक्षर किए थे। हाँ, वो नाम मात्र के हैं, नाम मात्र के हैं। वो बताऊंगा क्यों नाम मात्र शासक हैं, राजा है, बस राजा के नाम से राजा है, कुछ नहीं है, ठीक। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, अंतिम काकतीय शासक। और ये अपने आप को क्या कहा, काकतीय। इन्होंने स्वयं को काकतीय वंश का बताया, काकतीय वंश का बताया। कहां बताया था, इसका एक ग्रंथ है, इसका एक खुद का ग्रंथ है जिसको बोलते हैं लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा तरंगिणी, लोहांडीगुड़ा तरंगिणी में इनका खुद का क्या है। हेलो अभय कुमार, गुड मॉर्निंग। हाँ अभय कुमार बोलिए, कोई डाउट है आपको? चलो ठीक, कमेंट करिएगा कुछ भी अगर डाउट हो। चलो, काजल यादव, मैंने आपका कमेंट पढ़ा है ना। चलिए ठीक, मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, हम लोग इस हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। चलिए ठीक, चलिए ग्रंथ अगर बात करें तो कौन सा ग्रंथ, लोहांडीगुड़ा तरंगिणी में, ठीक है। क्या है, उल्लेख है किसका, कि ये अपने आप को प्रवीर चंद्र भंजदेव क्या मानते थे, क्या मानते थे अपने आप को, काकतीय, ना कि भंजवंश के, ठीक। चलिए इनका अगर बात करें जन्म कब हुआ था, 12 जून, ठीक, 1929, सॉरी 1929, हाँ ठीक है, 12 जून 1929, ठीक है। ये भी 6 वर्ष की आयु में क्या बने, 6 वर्ष की आयु में शासक, 6.5 वर्ष के थे लेकिन 6 वर्ष मानते हैं, ठीक है, समथिंग। चलिए जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 में, कहा, शिलांग में, मेघालय, शिलांग मेघालय, हाँ शिलांग मेघालय, ठीक। हाँ कैसे, अरे भाई वहां गए होंगे, ठीक है। और वहीं पर इनका अगर बात करें तो जन्म हुआ बाद में, ठीक। ये इनको अलग रखे थे सब, ठीक, तो महारानी आती जाती रही होंगी, ठीक है। चलो क्या, मयूरभंज उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा, ठीक। चलिए उड़ीसा के शासक थे कौन, उसके जो है, ठीक, वो जो उड़ीसा के शासक के भतीजा था, वो कौन, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, ठीक है, उनका भतीजा था। उनका विवाह किसके साथ कर दिया गया, यहाँ के शासिका के साथ, ठीक है। चलिए संयोग से दोनों का नाम एक ही है, चलिए ठीक। वही अगर बात करें, चलिए यहां पर प्रवीर चंद्र भंजदेव टेनिस और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। इनका पूरा रहन सहन, पूरी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी, ठीक है, शिक्षा में हुआ था। चलिए ठीक, चलिए इन्होंने क्या किया था, ठीक, बस्तर रियासत को, चलिए इसको थोड़ा सा बताने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डेट बता दें। 15 दिसंबर 1947 क्या हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ था। इसके पहले अगर हम बात करें
तो जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था पहले, है ना, हुआ था ना। चलिए, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन के पहले कुछ और व्यवस्था थी। क्या थी? राज्यों को अगर हम बात करें तो क्या बांटते वर्गों में? कौन सा वर्ग? क, ख, ग और घ, ऐसे वर्ग में विभाजित किए थे पहले। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ? पहले विलयीकरण कर लिए। पूरे जितने रियासतें, कितने रियासत? 552 रियासतें थी। उस 552 रियासतों को क्या किया गया? विलय किया गया। ठीक, विलय करके अब इसको क्या किया गया? पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन करके अब ये क्या किए? राज्य पुनर्गठन, ठीक है, आयोग चला। ठीक, कौन ऐसा सहमति दे सकता है? सब आयोग चला। ठीक है, आयोग के बाद आपके वर्तमान में जो देखते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वो अस्तित्व में आया धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसके पहले क्या था? पूरे वर्गों में विभाजित था, क, ख, ग और घ। ठीक, फिर बाद में क्या हुए? इन्होंने इनको क्या किया? विलयीकरण कर दिया। ठीक है, चलिए, विलयीकरण करके ऐसा किया कर दिए गए थे। विलयीकरण किए उसके बाद ऐसे, तो वो उन्होंने कहा कि कब तक इस वर्गों में रखेंगे हम, है ना। चलिए, 15 दिसंबर 1939 को वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलयीकरण करने का घोषणा किया। विलयीकरण, ठीक है। अब 14 रियासत मतलब बस्तर भी आ गया था, तो बस्तर रियासत पर हस्ताक्षर, तो बस्तर रियासत के हस्ताक्षर पर, विलयीकरण पर हस्ताक्षर किए कौन? यही प्रवीर चंद्र भंसदेव। बस्तर रियासत के विलयीकरण पर हस्ताक्षर कौन किया? प्रवीर चंद्र भंसदेव। बहुत खुश थे, ठीक है, कि अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक क्या कर, अखिल भारतीय संघ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, बहुत खुश थे प्रवीर चंद्र भंसदेव। ठीक, हस्ताक्षर करने वाले युवा, उस समय युवा राजा था कौन? प्रवीर चंद्र भंसदेव। ठीक है, चलिए, अब प्रवीर चंद्र भंसदेव ने हस्ताक्षर कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है? इनके साथ घटना घटती है। क्या था समझिए। 1961 में ये क्या बने? विधायक। कहां से? बस्तर से। आजाद हो गए धूमधाम से ये, ठीक है, विधायक बने। अब थोड़ा सा उसके पहले अगर बात करें तो एक मामला था। कौन सा मामला था? प्रीवी पर्स वाला मामला था। प्रीवी पर्स क्या होता है? थोड़ा समझिए। प्रीवी पर्स होता क्या है? अब रियासतों को मिला लिए ना रियासतों को। अब राजाओं को कैसे रोड में आ जाएंगे? कैसे करेंगे राजाओं को? राजा के लिए संविधान में एक शब्द था राज प्रमुख का। राज्यपाल या राज प्रमुख ऐसे बोलते थे। राजाओं को बहुत बड़ा अधिकार था पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है, अब जो राजा थे उनको क्या मिलता था? उनको प्रीवी पर्स मतलब पॉकेट मनी मिलता था हर महीने। ठीक है, बहुत बड़ा अगर बात करें तो भारत में बहुत बड़ा पैसा इन राजाओं को जाता था। ठीक है, बहुत बड़ा पैसा इन राजाओं को जाता था। ठीक, 1900 अगर हम बात करें 1964 के समय ही, ठीक है, चलिए, बाद में अगर बात करें, बाद में विधायक बने। ठीक है, विधायक बनने के बाद कुछ समय बाद इनको राजा की उपाधि से, या राजा की उपाधि नहीं, राजा की पदवी से अलग कर दिया गया, क्योंकि इनका और शासन के बीच कुछ मतभेद वाली स्थिति थी। तो इनको राजा की पदवी से अलग कर दिया। मतलब राजा की पदवी से अलग कर दिया मतलब इनको प्रीवी पर्स मिलना बंद कर दिया। प्रीवी पर्स होता था कि राजा जो है अपने जब रियासतों को दिए तो उनको क्या मिलता था? पैसा, पॉकेट मनी के रूप में। इसी को कहा जाता था क्या? प्रीवी पर्स। ठीक है, प्रीवी पर्स वाला मामला था। तो राजा की पदवी से अब इसको अलग कर दिए, तो राजा की पदवी से अलग कर दिए तो अब इनको क्या वो पॉकेट मनी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक, अब पॉकेट मनी मिलना क्या हुआ? बंद हो गया। ठीक, 1966 में क्या हुआ? 1966 में जो राजा थे साथ साथ क्या थे? विधायक भी थे, है ना। और इनके जो लोकल जनता थे, इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह।
किसके खिलाफ? शासन के खिलाफ। किसी के खिलाफ नहीं, शासन सरकार के खिलाफ। ठीक है, और उस समय 1966 के समय कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक, 66 से लेकर कहां? 71, फिर शासन में। ठीक है, चलिए अब शासन के खिलाफ क्या करते हैं, इनका विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब इनका क्या हो गया, अब इनके क्षेत्र में कहा जो महल था, महल के भीतर बस्तर वाली रियासत में धारा 144 लागू कर दिया सरकार ने। ठीक, कारण क्या था? राजा की पदवी से अलग करना इनको। ठीक है, और क्या करना है, इनका प्रिवी पर्स बंद कर देना। क्या कर देना? प्रिवी पर्स बंद कर देना। ठीक, और राजा की पदवी से अलग कर देना। अब यहां क्या हो गए, जो राजा का साथ दिए उनके लोकल जनता, क्योंकि जनता तो उनके हमेशा साथ ही थी, राजा भी उनके साथ थे, इसीलिए जहां राजा ने कहा अगर ये कर दिए, विद्रोह कर दिए, या तो जनता उनके साथ आ जाती थी। ठीक, वहां पर पूरे बस्तर में अगर बात करें तो इनके क्षेत्र आसपास में, इनके महल के आसपास में क्या धारा 144 लागू कर दिए। ठीक, अब धारा 144 लागू कर दिए, उसके बाद क्या हुआ? गोलीबारी हुई। गोलीबारी में बहुत सारे जो बस्तर के जो जनता थे वो मारे गए, और साथ ही साथ प्रवीण चंद्र भंजदेव को गोली लगने से मृत्यु हो गई। ठीक, आएगा समझ में कि क्या हो रहा है? ठीक, प्रिवी पर्स क्या है समझ में है? ठीक, जब भी जो कोई राजा अपने रियासत दिए तो उसके बदले में उनको मिलता था पैसा। पेंशन नहीं बोलेंगे, पेंशन किसको मिलता है ना? जब वो कर्मचारी नहीं रहा तब वो पेंशन मिलता, पेंशन नहीं बोल सकते, पॉकेट मनी बोल सकते हो हिसाब से। ठीक है, अब यही प्रिवी पर्स वाला जो अगर बात करें, संविधान में एक शब्द था राज प्रमुख का। क्या? राज प्रमुख नाम का शब्द था पहले। राज प्रमुख मतलब जो रियासत के राजा थे, राज्यपाल भी थे, राष्ट्रपति भी इस शब्द में आते थे, मतलब शब्दावली में राज्यपाल या राज प्रमुख ऐसा आता था। मतलब राज प्रमुख मतलब जो रियासत के राजा थे वो राज्यपाल के मतलब समतुल्य माने गए थे। ठीक है, बाद में संविधान से इस शब्द को हटा दिया गया। ठीक, राज प्रमुख शब्द को अगर बात करें तो प्रिवी पर्स को भी हटा दिया इंदिरा गांधी ने। इसी कारण बहुत ज्यादा इनको ये क्या है, हटाने के लिए बहुत तामझाम करना पड़ा था। इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन करके 1971 में इस प्रिवी पर्स मैटर को खत्म कर दिया। ठीक है, संविधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 366 में इन्होंने राज प्रमुख शब्दों से उसकी परिभाषा को हटा दिया। उनको बहुत सारा ऐसा किए थे इंदिरा गांधी ने। ठीक, अब प्रिवी पर्स वाले हटा दिए। प्रिवी पर्स मामला 26वां संविधान संशोधन करके 1971 में। ठीक, कब? जब इनका कार्यकाल 1971 में इन्होंने चुनाव लड़ा था। 1966 से 71 तक लोग एकदम कमजोर थे। ठीक है, क्योंकि उनका अगर बात करें तो ज्यादा था ही नहीं पावर। 1969 में उनको उनके पार्टी से ही निष्कासित कर दिए थे, है ना। तब उन्होंने क्या किया, गठबंधन की सरकार लेकर चलाई थी। तो वो सोचे कि कब तक मैं इस अपाहिज बन के चलूंगी, तो उन्होंने क्या किया, 1972 में होने वाला चुनाव 1971 में ही करवा लिया। ऐसा हो सकता है, पहले ही करवा सकते हैं। ठीक, हो सकता है ऐसा। ठीक, अगर बोल रहे हैं राष्ट्रपति से तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्या करेंगे? ठीक, सदन को, लोकसभा को भंग करवा सकते हैं, और लोकसभा भंग हो गया मतलब क्या होगा, फिर से चुनाव। तो उन्होंने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इस नारा से जो है पूरे जनता इतने प्रभावित हुए थे कि अकेले उन्होंने बहुत सारे जो है, ठीक है, 350 करीब वोट उन्हीं को मिले थे। ठीक, और उन्होंने बहुत सारे भारी बहुमत के साथ वो क्या विजय हुए। और जहां पर किसी सरकार का अगर बहुमत ज्यादा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुमत के साथ अगर पावर अगर है सरकार, तो वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए बोलते हैं संविधान में संशोधन करते करते संविधान को ही ना बदल दे। ठीक, इसीलिए 1973 में केशवानंद भारती मामला में इनको रोका गया था। ठीक है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक वर्ड आया था। ठीक, इसीलिए उनको रोका गया था इंदिरा गांधी। ठीक, तो प्रिवी पर्स यही वाला था कि राजा की पदवी से उनको अलग कर दिया गया था, अलग मान लिया गया था कि नाम मात्र के राजा है, हमारे लिए राजा नहीं है, तो हम इनको पॉकेट में नहीं देंगे। ठीक, तो इसीलिए क्या हुआ, उनके बस्तर वाले आसपास क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया। गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, आया बात समझ में? कब? 1966 में।
इसीलिए यहां पर डेट लिखा 1936 से 1986। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसका भाई बचा कौन? विजय चंद्र भंजदेव, है ना। अब उनको क्या मान लिए? शासक मान लिए, राजा मान लिए। कौन? लोग उनको, क्योंकि अब यहां पर अंग्रेज है नहीं, लोग उनको राजा मान लिए। लेकिन इन सब घटना को देखकर, ठीक है, उनको पैरालिसिस हो गया और पैरालिसिस में 1970 में उनकी भी मृत्यु हो गई। 1970 में विजय चंद्र भंजदेव का, ठीक, उनके भी मृत्यु होने के बाद अब यहां पर नाम मात्र के क्या है? शासक हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये आपका रहा काकतीय वंश। ठीक, कोई ऐसी चीज जहां पर समझ में नहीं आया हो आपको? आ गया ना? चलो बढ़िया। चलिए अब कुछ प्रमुख जनजाति विद्रोह देखेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर किस में आऊंगा? आपके कलचुरी में। ठीक, चलिए कलचुरी और बचा है, उसके बाद हो जाएगा ये आपका। फिर हम चलेंगे क्या? आधुनिक मराठा वाले में। ठीक है, चलिए, है ना। कई घटनाएं हैं, कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर पहले से ही संसाधन से भरपूर क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो है अपना अधिकार स्थापित करने के लिए शासन ने कई हथकंडे अपनाए होंगे। ठीक, कई चीजें रही होंगी, एक कारण नहीं होता। ठीक है, प्रमुख जनजाति विद्रोह में, ठीक, चलिए क्या क्या चीज याद रखना है? पहला बात तो इस पानी पी लेते हैं, एकदम गला एकदम सूख रहा है। प्रमुख जनजाति विद्रोह में पहला विद्रोह में कौन सा? हल्बा विद्रोह। चलिए, हल्बा विद्रोह शासक कौन था इस समय? कब से कब तक हुआ था? 1778 से 1777, 78 मान सकते इसको। शासक कौन थे? अजमेर से। ठीक है, चलिए कहां से हुआ था प्रारंभ जी? प्रारंभ कहां से हुआ था? डोंगर क्षेत्र से। क्यों डोंगर क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? अजमेर सिंह ही राजा था इस डोंगर क्षेत्र का। मतलब जब दलपत देव ने अपने बेटे किसको? अजमेर सिंह को डोंगर क्षेत्र दे दिया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहां होगा वहीं से होगा। दरियादेव देव ने क्या किया था? आक्रमण किया था पहले, उसके बाद पराजित हुए। फिर क्या किया उन्होंने? त्रिगुट 3 संधि का निर्माण किया, मराठा, विक्रमदेव और जॉनसन। ठीक है, और यहाँ पर क्या किए? आक्रमण। तो यहाँ पर आक्रमण किए तो अजमेर सिंह जो है उनको क्या कहा गया? क्रांति का मसीहा। मतलब पूरी जनता किसके साथ थे? पूरे हलवा लोग किसके साथ थे? अजमेर सिंह के। ठीक है, तो अजमेर सिंह के साथ थे, तो उन्होंने क्या किया? अजमेर सिंह के लिए युद्ध लड़ा। ठीक, लेकिन पराजित हुए, पूरे हलवाओं को मौत के घाट उतार दिया। छत्तीसगढ़ में ऐसा नरसंहार बहुत बड़ा नरसंहार था, जो पहला ऐसा उदाहरण है। ठीक है, चलिए प्रारंभ हुआ कब? डोंगर क्षेत्र से। ठीक, चलिए वही अगर बात करें किसका? यही तो मेन है। कौन? दरियाव देव तो ही मेन है। दरियाव देव समझे पहले किससे मिला? विक्रमदेव से। जयपुर के शासक विक्रमदेव। ठीक, उसी विक्रमदेव के बाद शासक कोई हुए होंगे मुकुंददेव। उन्हीं की छोटी बहन के साथ विवाह हुआ था। किसका विवाह? भैरम देव का। ठीक है, चलिए दरियाव देव विक्रमदेव से मिले, और विक्रमदेव के थ्रू कहां से मिले? मराठा से। मराठा और अंग्रेज से। तो हो गया त्रिगुट का निर्माण। तो इनको कहा कि भैया मुझे क्या आप लोग किसी भी तरीके से राजा बना दीजिए, है ना। ठीक है, आप जो चाहेंगे फिर मैं आपको दे दूंगा, जो चाहे। लालच आ गया। ठीक है, फिर क्या किया? त्रिगुट का निर्माण। फिर उसके बाद से दरियादेव क्या जीत भी गए, पूरे हलवाओं को मार दिए गए। 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई। अजमेर सिंह की मृत्यु, और जैसे ही अजमेर सिंह की मृत्यु हुई, ठीक, पूरे हलवाओं को मौत के घाट उतार दिया। ठीक, यहां पर हलवाओं को
मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। ठीक, और दरियाव देव क्या बन गए? शासक। ठीक है, और जैसे शासक बना, अब जो चाहे बोला था, तो क्या हुआ? 6 अप्रैल 1778 को एक संधि हुई जिसको बोलते हैं कोटपाड़ की संधि। ठीक है, चलिए। है कारण, कारण परिणाम क्या था? ठीक है, परिणाम, परिणाम यहाँ कहाँ कोटपाड़ की संधि इसको मर्ज कर रहे हो भाई, इसको मर्ज मत करो ना। ये तो क्या था, ये अजमेर को हराने के लिए इनको क्या किए थे? इनका मदद के लिए थे, है ना। और इनको तो परास्त किया, साथ में अजमेर की मृत्यु हो गई। और इनके जो साथ दे रहे थे कौन लोग? लोग, लोकल जनता। ठीक है, जो हलबा थे, हलबा जनजाति के थे, उनको पूरा मार डाला गया वहां पे। ठीक, परिणाम क्या रहेगा? पूरा शासन किसके साथ आ गया? दरियादेव के हाथ में आ गया। और दरियादेव क्या बन गए? राजा, शासक बन गए। ठीक है, चलिए। हाँ कैसे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, ठीक, चलिए। दूसरा, उसके बाद क्या? भोपालपट्टनम विद्रोह। कब हुआ था? 1795 में। ठीक, चलिए। ठीक, 1795 में कब हुआ था? कारण अगर बात करें तो इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक कौन थे? बताइए जी। दरियादेव। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1700, ठीक है, 78 से 1800 तक शासन कर रहे थे कौन? दरियादेव। तो शासन कौन रहेंगे? दरियादेव। ठीक है, भोपालपट्टनम विद्रोह का है, मतलब भोपालपट्टनम कहां पर है? कहां पर है? बीजापुर। ठीक, गुड। चलिए, अगर हम बात करें तो कारण क्या था? कारण पर चर्चा कर लें। कारण था, ठीक है, मिस्टर जेटी ब्लंट का बस्तर में प्रवेश करना। क्योंकि जो जनता चाहती थी कि अंग्रेजों का हमेशा विरोध करती थी, है ना, क्योंकि अंग्रेजों के शोषण का नीति से ये परिचित थे। और जंगल जमीन इनका क्या रहा है? ठीक है, अभिन्न अंग रहा है जनजातियों का। ठीक, अपने निवास आवास जंगलों को मानते हैं। अगर जंगल को ही नहीं रहेंगे तो इन लोग क्या करें? इसीलिए अपने निवास को बचाने के लिए, ठीक है, संघर्ष करते रहे हैं। ठीक, चलिए। तो मिस्टर जेटी ब्लंट का बस्तर प्रवेश अगर हम बात करें तो 13 मई 1795 को ये कांकेर आए थे कौन? जेटी ब्लंट। लेकिन यहां पर जो विद्रोह संघर्ष हुआ उसके कारण ये कहां नहीं जा पाए? बस्तर में, और प्रवेश नहीं कर पाए, अंदर नहीं जा सके। ठीक है, कांकेर के क्षेत्र में नहीं घूमते रह गए कौन? मिस्टर जेटी ब्लंट। ठीक है, चलिए, कारण ये था मिस्टर जेटी ब्लंट का बस्तर में प्रवेश। ठीक, चलिए। फिर तीसरा विद्रोह, सीरीज याद रखिएगा ना, परलकोट विद्रोह। परलकोट नाम कैसे पड़ा? परलकोट नदी के कारण। ठीक है, हाँ, ठीक है, नदी के कारण जगह का नाम था परलकोट। 1824-25 में। इस समय अगर बात करें तो इस समय शासक कौन थे? (1800 से 1831 तक उसका पुत्र महिपाल देव। ठीक है, कौन होंगे शासक? महिपाल देव।
ठीक, चलिए ठीक, चलिए कारण क्या रहा होगा? कारण अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण। ठीक है, चलिए नेतृत्वकर्ता बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंद सिंह। कौन था गेंद सिंह? यही परलकोट का जमींदार था, परलकोट का जमींदार। परलकोट का जमींदार कौन? गेंद सिंह, परलकोट का जमींदार। ठीक है जी, नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह, परलकोट का जमींदार। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ? दमन। किसके द्वारा दमन किया गया इस विद्रोह का? कैप्टन पेबे। कैप्टन पेबे, ठीक है, कैप्टन पेबे। ठीक है, कैप्टन पेबे। वहीं अगर बात करें तो गेंद सिंह पकड़ा गया और 20 जनवरी कब? 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई। गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी। नहीं, बस्तर के प्रथम शहीद बोलते हैं इसको, बस्तर का प्रथम शहीद। ठीक, चलो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोलते हैं वीर नारायण सिंह को, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, प्रथम शहीद उसको बोलते हैं, प्रथम शहीद उसमें आएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह के बाद, ठीक है, चलिए कौन सा विद्रोह होगा? तारापुर। कौन सा होगा? तारापुर। 3 हो गया, चौथा तारापुर विद्रोह। चलिए तारापुर विद्रोह 1842 से 54। ठीक, चलिए तारापुर विद्रोह का कारण क्या था या यहां पर शासक? चलिए बताइए शासक कौन थे? अरे भूपाल देव। कौन था? भूपाल देव जी। कौन थे? शासक भूपाल देव। नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन थे? दलगंजन सिंह। ठीक है, महिपाल देव के 2 पुत्र बताया था कि नहीं बताया? ठीक है, एक का नाम था, एक रानी से पुत्र कौन? भूपाल देव, और एक रानी से उत्पन्न पुत्र दलगंजन सिंह, दोनों सौतेले भाई। ठीक, अब क्या किया अंग्रेजों और मराठों ने? ठीक, इस तारापुर परगने में वहां पर टोकली को बहुत क्या बढ़ा दिया? टकोली मतलब कर, टकोली बढ़ा दिया। और टकोली बढ़ाने के कारण यहां पर क्या हुआ? जो स्थानीय लोग वो क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। और इनमें जो है दलगंजन सिंह क्या उनके नेतृत्वकर्ता बन गए। ठीक, तारापुर उनका परगना था क्योंकि उनको तारापुर मिला था। ठीक है, चलिए शासक कौन बने? भूपाल देव, और दलगंजन सिंह को क्या मिला? तारापुर क्षेत्र मिला। ठीक, चलिए कारण क्या बना? कर में वृद्धि। ठीक है, वृद्धि तथा दीवान जगबंधु का आतंक, अत्याचार। दीवान जगबंधु का अत्याचार। ठीक है, टकोली में वृद्धि तथा दीवान जगबंधु का अत्याचार। ठीक, इसमें अगर बात करें तो परिणाम में जनता विजयी हुए। क्या?
जनता विजयी मतलब क्या, टाकोली को वापस लिया गया, टाकोली को वापस लिया गया तथा दीवान जगबंधु को दीवान के पद से हटाया गया। पद से हटाया गया, ठीक है। दीवान के पद से हटाया गया, ठीक। चलो, परिणाम क्या हुआ, जनता विजयी और टकोली को वापस लिया गया तथा दीवान जगबंधु को, ठीक है, हटाया गया इसे, ठीक। चलिए, वही अगर बात करें, ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, कौन सा विद्रोह, कौन सा विद्रोह जी, मेरिया विद्रोह 1842 से 1863। डेट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक। क्या हुआ, क्या होता है मेरिया विद्रोह, बता दिया हूं उसका बारे में, बताओ ना क्या हुआ। हाँ, ठीक है। चलिए, क्यों नरबलि चलता था यहां पे, चलिए, एक प्रमुख त्योहार होता था जिसका माटी तिहार, बस्तर में प्रमुख त्योहार माटी तिहार, ठीक है। माटी तिहार अगर बात करें तो इसमें माटी देव की पूजा किया जाता है, क्या, माटी देव की पूजा, ताड़ी पिन्नू, ठीक है, माटी देव की पूजा किया जाता, ठीक। और माटी देव की पूजा करने के बाद इसमें नर बलि आवश्यक होता था, ठीक है। और जो व्यक्ति नर बलि देता था उसको क्या कहा जाता था, मेरिया या बोलो या आ बोलो, मेरिया, ठीक। माटी देव की पूजा किया जाता, माटी त्योहार बहुत ही प्रमुख त्योहार है ना जी। चलिए, इसमें शासक कौन, भूपाल देव, और शासक के बाद भूपाल देव, ठीक। उसके बाद नेतृत्वकर्ता, कौन थे, हिड़मा मांझी, ठीक है। सबका नेतृत्व करता याद रहना चाहिए। और उस समय शासक कौन थे, शासन मतलब विद्रोह का समय, ठीक। चलिए, नेतृत्व करता कौन, हिड़मा मांझी, ठीक। मेरिया विद्रोह में अगर बात करें, हाँ, कैसे, वही है दंतेश्वर मंदिर वाला, यही है, ठीक है। जो दंतेश्वर मंदिर में जो होता था ना, पूजा होता था, माटी त्योहार होता था, माटी देव की पूजा करते, फिर दंतेश्वर मंदिर में बलि दिया जाता था, ये वही है, ठीक। चलिए, मेरिया विद्रोह और एक होता है मुड़िया विद्रोह, वो अलग है, ठीक। चलिए, मेरिया विद्रोह अगर बात करें तो कारण, त्योहार में माटी देव की पूजा की जाती थी, माटी देव की पूजा की जाती थी तथा क्या, माटी देव की पूजा की जाती थी तथा माटी त्योहार में माटी देव की पूजा की जाती थी तथा दंतेश्वरी मंदिर में क्या, नर बलि दिया जाता था, ठीक है। और जिसका बलि देना होता था उसको कहते हैं क्या, मेरिया,
है ना। ठीक, चलिए इसके कारण जो यहां पर अब थोड़ा समझिए, अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूं कहां पर, ये जो कुप्रथा को बंद करने के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले कौन आए थे, ठीक है, जेपी ब्लंट आया था। जेपी ब्लंट की रिपोर्ट में ये जो है त्योहार का वर्णन था। ठीक, जेपी ब्लंट के बाद कौन आए, एगेन्यू भी आया था। एगेन्यू की रिपोर्ट में भी ये प्रस्तुत था। ठीक, और इलियट ने भी इसको माना था, सभी तीनों ने माना था, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। समय बदलता गया, तो समय जब बदला उसके बाद से यहां पर जो है रह के लोग क्या करते, खबर देते थे कि यहां पर एक कुप्रथा चल रही है नरबली का, इसको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ये बात कहां पहुंच गई, नागपुर तक। तो नागपुर में जांच के लिए एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था मैकफर्सन। कौन, मैकफर्सन। ठीक है, मैकफर्सन नाम के व्यक्ति जांच के लिए यहां पर आया, और जांच के लिए जांच में सही पाया गया, तो सैनिकों की एक टुकड़ी लगा दी, कहां, दंतेश्वरी मंदिर में, उसी त्योहार के दिन जहां ये नरबली ना हो। ठीक, अब इसके विरोध में क्या हुए, दोनों पक्ष, अंग्रेज और जनजाति दोनों पक्ष के क्या हुए, ठीक है, आपस में भिड़े। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, विद्रोह। और इसको दमन किया कैप्टन कैंपबेल ने। कैप्टन कैंपबेल ने, कैंपबेल, एक तो पैबे, एक था पैबे और एक था कैंपबेल। कैप्टन कैंपबेल ने इसका क्या किया, दमन किया। ठीक, दमन, विद्रोह का दमन। इसी के लिए, ठीक है, किसको, जो भूपाल देव थे उसको बुलाया गया था, कहां, नागपुर। तो भूपाल देव नहीं गया था, तो उसके बदले अपने भाई को भेजा था, दलगंजन सिंह को। वहां के रह गया था 6 महीने नागपुर में। ठीक, दलगंजन सिंह और वही दीवान जगबंधु दोनों जने गए थे, ठीक, मामला को देखने के लिए। फिर कहा, फिर जांच के लिए मैकफर्सन को भेजे थे, फिर सेना की टुकड़ी लगाए थे यहाँ पे। ठीक, चलिए, इसीलिए भूपाल देव पर कुछ अभियोग लगाया गया था, जुर्माना। ठीक है, चलिए, मेरिया विद्रोह। ठीक, विद्रोह समाप्त, मेरिया विद्रोह। ठीक, उसके बाद प्रमुख विद्रोह कौन सा, कौन सा जी, लिंगागिरी। छठवां कौन सा विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह 1856। 1856 लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, चलिए इसको और क्या नाम से जानते हैं, इसको और क्या नाम से जानते हैं, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। ठीक, इस समय शासक कौन थे, हाँ, इस समय कौन थे, भैराम देव। ठीक, नेतृत्व करता, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा आपको बता देता हूं यार। ठीक, यहां पर हलवा परलकोट। ठीक, चलिए, यहां पे परलकोट विद्रोह में एक, अगर आप लोग क्या प्रतीक चिन्ह के रूप में थोड़ा सा देखिएगा, क्या, धावड़ा वृक्ष की टहनी, धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रयोग, टहनी का प्रयोग किया गया। कहां पर, ठीक है, कहां कहां प्रतीक चिन्ह है वहां मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, धावड़ा मतलब होता है, ठीक, एक छत्तीसगढ़ी में होता है क्या नाम, धावड़ा। क्या होता है उसका मतलब, नहीं पता, छत्तीसगढ़ी तो हम, हाँ, अरे यार क्या छत्तीसगढ़ी है यार, धावड़ा बैला, धावड़ा बैला बोलते, धावड़ा बैला किसको बोलते हैं, धावड़ा मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में, इसको बोलते हैं सफेद को बोलते हैं धावड़ा। यही धावड़ा से क्या हुआ, धावड़ा, धावड़ा मतलब होता है सफेद, तो सफेद वृक्ष की टहनी थी। ठीक है, ठीक, याद रहेगा, ठीक, चलिए, तो धावड़ा मतलब होता है सफेद वृक्ष की टहनी, मतलब धावड़ा।
चलिए ठीक, हाँ चलिए चलिए इसमें अगर बात करें, अच्छा हम लोग कहाँ पढ़े थे, 10वां, अच्छा लिंगागिरी विद्रोह, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा, ठीक, कौन थे? झाड़ा सिरहा। झाड़ा सिरहा, ठीक है। चलिए, अरे एक मिनट, ध्रुवराव माड़िया होगा ना, झाड़ा सिरहा तो हो गया, ये ध्रुवराव माड़िया होगा, ठीक है। अरे यार कहाँ चाहता दिमाग, ये होगा कौन? ध्रुवराव माड़िया, ठीक। चलिए, ध्रुवराव माड़िया, माड़े जनजाति के थे ये, ठीक है, ध्रुवराव माड़िया, ठीक। कारण क्या था? कारण क्या था? कारण था यहां पर, ठीक, किसका? एक तो क्या करना, बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेना, क्या? बस्तर को अंग्रेजी शासन में विलय कर लेना, विलय कर लेना, इसका मुख्य कारण ये था, ठीक। मूल कारण क्या था? ये बस्तर को अंग्रेजी शासन में विलय कर लेना, ठीक। चलिए, अगर बात करें परिणाम, परिणाम की बात करें तो 5 मार्च 1856 को क्या हुआ? फांसी। किसको फांसी? ध्रुवराव माड़िया को फांसी। माड़िया को फांसी, ठीक। चलिए, इसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, अच्छा भारत का महान मुक्ति संग्राम किसको बोलेंगे? भारत का महान मुक्ति संग्राम, हाँ 1857 क्रांति। तो 1857 क्रांति के पहले ये बस्तर में हुआ था, ठीक है। क्यों? बस्तर शासन, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, ठीक है, उनको हटाने के लिए, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, ठीक। क्लियर है? ठीक है। चलिए, उसके बाद 7वां कौन सा विद्रोह? एक कोई विद्रोह, कोई विद्रोह 1859, 1859 में, 1859 में कोई विद्रोह, कोई विद्रोह को जनजाति के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहां पर शासक कौन? भैरम देव, ठीक है। फिर कौन आएंगे? यहां पर नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे? ठीक। चलिए, झाड़ा सिरा रहेंगे, पहले बता देते झाड़ा सिरा को, झाड़ा सिरा पहले तो नांगुल दोरला, ठीक है। चलिए, ठीक। इसके सहयोगी, नांगुल दोरला के सहयोगी, सहयोगी का नाम था एक जग्गा राजू, जग्गा राजू, और एक का नाम था राम भोई, राम भोई, ठीक है। चलिए, कारण क्या था इस विद्रोह का? कारण वृक्ष कटाई के विरोध में, वृक्ष, साल वृक्ष की कटाई के विरोध में। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष की कटाई के विरोध में, के विरोध में, साल वृक्ष के कटाई के विरोध में,
ठीक है, साल वृक्ष कटाई के विरोध में क्या हुआ, कोई विद्रोह। ठीक है, अब कोई विद्रोह हुआ था 1859 में, तो ये एक क्या है, एक प्रकार का जब चिपको आंदोलन हुआ था वैसे ही एक आंदोलन है कोई विद्रोह। ठीक, इसमें एक नारा दिया गया था, क्या, कौन सा नारा, एक वृक्ष के पीछे एक सिर, एक वृक्ष के पीछे। उसके बाद है क्या, मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह कब हुआ था, 1876 में। कब हुआ था मुड़िया विद्रोह, 1876 में। ठीक, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, नहीं दिख रहा है क्या, चलो। मुड़िया विद्रोह हुआ था कब, 1876 में। ठीक, कब हुआ था, 1876 में। ठीक, चलिए, क्या क्या था। ठीक, मुड़िया विद्रोह, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बस्तर का स्वाधीनता संग्राम बोलते इसको, क्या, स्वाधीनता संग्राम, बस्तर का स्वाधीनता संग्राम। ठीक, चलिए, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन, यहां पर था झाड़ा सिरहा। कौन था, झाड़ा सिरहा। ठीक, चलिए, कारण क्या था जी, कारण क्या था बताओ, इसमें से कारण क्या था, कारण था, एक था दीवान, कौन, दीवान गोपीनाथ खापरदार, एवं मुंशी आदित्य प्रसाद, मुंशी आदित्य प्रसाद के का अत्याचार। ठीक है, मुंशी आदित्य प्रसाद का अत्याचार। ठीक, चलिए, अब यहां पर सभी लोग, अब यहां पर क्या हुए, बहुत ज्यादा मुड़िया लोग इकट्ठा हो गए, पूरे मुड़िया लोग इकट्ठा हुए, है ना। तो एक व्यक्ति था मैक जॉर्ज को यहां पर क्या करना पड़ा, मुड़िया दरबार का आयोजन करना पड़ा 1876 में। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम, ठीक, मुड़िया लोगों की बात, मुड़िया जनजाति के लोगों की बात सुनी गई, और सुनने के बाद मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, कब, 8 मार्च। चलिए, मैक जॉर्ज द्वारा, परिणाम, मैक जॉर्ज द्वारा क्या किया गया, 8 मार्च 1876 को क्या किया गया, मुड़िया दरबार का आयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। ठीक, और इस मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया, गोपीनाथ खापरदार और मुंशी आदित्य प्रसाद को उसके पद से हटाया गया। ठीक, शांत हो गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत, चलिए, बढ़िया। उसके बाद मुड़िया विद्रोह के बाद, ठीक है, चलिए, उसके बाद एक बचेगा हमारा क्या, भूमकाल विद्रोह। क्या बचेगा, भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह 1910। ठीक है, भूमकाल विद्रोह 1910 में। हाँ, शासक कौन आएंगे, रुद्र प्रताप देव। चलिए, नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर, कौन आएंगे, गुंडाधुर।
नेतृत्व करता कौन? गुंडाधुर। गुंडाधुर अगर बात करें तो ये नेतनार के जमींदार थे। चलिए, प्रारंभ कहां हुआ? प्रारंभ, ठीक है, कहां से होगा? प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 1910 में। कब? 2 फरवरी 1910, ठीक, 2 फरवरी 1910, ठीक है। कहां से? पुष्पाल बाजार से। कहां से हुआ? पुष्पाल बाजार से शुरुआत हुई। कहां से? पुष्पाल बाजार। ठीक है, चलिए, पुष्पाल बाजार से शुरुआत हुआ, ठीक। कारण क्या था? चलिए, कारण अगर देखें तो कारण क्या था? पहला तो अंग्रेजों की नीतियां, ठीक है। दूसरा अगर बात करें बैजनाथ पंडा से, ठीक है, स्थानीय जनता का आक्रोश, तीसरा अगर बात करें तो यहां पर रानी सुवर्ण कुंवर की उपेक्षा एवं लाल कालिंद्र सिंह का ठीक है। 3 कारण माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि रानी सुवर्ण कुंवर और लाल कालिंद्र सिंह ने गुंडाधुर को नेतृत्व सौंप दिया, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए, गुंडाधुर के साथ सहयोगी भी थे। क्या थे? सहयोगी। इनके सहयोगी में आते हैं कौन कौन? ठीक है, एक तो कुंवर बहादुर सिंह, एक आएंगे डेबरी डिब्बा वाला डेबरी धूर, बाला प्रसाद, एक कौन थे? बाला प्रसाद, और एक थे दुलार सिंह। कौन थे? दुलार सिंह, ठीक है। ये इनके क्या थे? गुंडाधुर के सहयोगी। प्रारंभ कब हुआ? 2 फरवरी 1910 पुष्पाल बाजार से। कारण था अंग्रेजों की नीतियां, बैजनाथ पंडा से स्थानीय जनता का आक्रोश और रानी सुवर्ण कुंवर की उपेक्षा, ठीक। चलिए, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर मुखबिरी के कारण, ठीक है, मुखबिरी कौन किया था? सोनू मांझी के धोखेबाजी के कारण गुंडाधुर पकड़ा गया। सोनू मांझी के धोखेबाजी के कारण कौन? गुंडाधुर पकड़ा गया। ठीक है। बाद में गुंडाधुर को फांसी दे दी गई, ठीक। चलिए, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर प्रतीक चिन्ह कौन हो सकते हैं? एक तो लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी ढेले, धनुष बाण, ये प्रमुख चिन्ह था प्रतीक चिन्ह के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, ठीक है, ये रहा आपका क्या? भूमि का विद्रोह। और एक और विद्रोह देखने को मिलता है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, 1918 का उरांव विद्रोह, ठीक है। पढ़ लेते हैं उरांव विद्रोह, कुछ ज्यादा है ना कुछ खास, ठीक। उरांव बगावत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उरांव बगावत हुआ था 1918 में, ठीक है। कौन से? उरांव जनजाति के
क्या अंग्रेजों के शोषणकारी नीति के कारण, अंग्रेजों के शोषणकारी नीति के कारण। ठीक, ठीक है, चलिए, ठीक, चलो इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो हम अब इसके बाद क्या करेंगे, कलचुरी। ठीक है, कलचुरी, कलचुरी में कुछ कुछ चीजें हम, ये आपका काकतीय पूर्व खत्म, जनजाति विद्रोह भी पढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक, अब थोड़ा सा बचाएगा कलचुरी, कलचुरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, मराठा। ठीक है, कलचुरी से कनेक्ट हो जाएगा मराठा, और सीधे मराठा पे आ जाएंगे। ठीक, चलो इसीलिए मैं काकती को पहले पढ़ा दिया, ताकि वहां पर भास्कर पंत वगैरह पढ़ाना पड़ जाएगा, फिर बिंबा जी भोसले कैसे आए, कैसे क्या किए, सबको फिर शुरू से करेंगे। ठीक, फिर अंग्रेज भी। चलिए, ठीक है जी, चलिए आज पढ़ेंगे क्या, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश, ठीक है, चलिए कलचुरी वंश की बात करें तो पूरे भारत में कलचुरी वंश का जो प्रभाव रहा है वो 550 ईस्वी से लेकर क्या 1750 ईस्वी तक इनका क्या रहा है, प्रभुत्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले सबसे ज्यादा कौन थे अवधि में, कलचुरी। ठीक है, चलिए कलचुरी वंश का अगर बात करें तो हम इनको 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे क्या, इनका उत्पत्ति, इनका नामकरण, और क्या पढ़ेंगे, शासन, शासकों के बारे में। ठीक है कि नहीं जी, ठीक है, चलिए उत्पत्ति कैसे हुआ उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं। ठीक, चलिए चलिए, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या अमरकंटक, और अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसको इसको बोलते हैं क्या, नर्मदा। ठीक, नर्मदा नदी की अगर बात करें तो नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, एक स्थान था महेश्वर नाम का स्थान। क्या, महेश्वर, एमपी में। ठीक है, महेश्वर नाम के स्थान पर एक राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम था क्या, महिष्मान। ठीक, ठीक है, चलिए राजा महिष्मान ने अपने नाम से राजधानी बनाया, महेश्वर को नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, महिष्मति। ठीक, बाहुबली वाला महिष्मति साम्राज्य, हाँ वैसे ही। ठीक, राजधानी कर दिया किसको, महिष्मति को। ठीक, ठीक है, महिष्मति में अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या हुआ, महिष्मति में महिष्मति वंश चला। क्या इसी वंश के नाम से क्या चला, महिष्मति वंश। क्या चला, महिष्मति वंश। ठीक, कहा, महेश्वर में, महेश्वर में राजा था महिष्मान। महिष्मान ने महेश्वर की राजधानी परिवर्तित कर दी और क्या क्या कर दे उसको, महिष्मति। उसके बाद से क्या है, वहां पर राजा चलते रहे, कौन, महिष्मति वंश। ठीक, ये कहां है, पूरा ये नर्मदा नदी के तट पर। ठीक, अब महिष्मति वंश में अगर हम बात करें तो 2 प्रमुख यहां पर इनका लक्षण होता था, एक घोड़ा का महत्व होता था और एक नाग का। ठीक, घोड़ा और नाग। ठीक, घोड़ा को कहा जाता था हय, ठीक, और नाग को कहा जाता था, नहीं, घोड़ा को कहा जाता था अहि, घोड़ा को कहा जाता था अहि, और नाग को कहा जाता था हय। ठीक, दोनों को मिला के क्या कहा जाता था, अहि धन हय। क्या क्या हुआ, अहि है, अहि है। ठीक, अहि है ही बदल के क्या हो गया, हय है।
ठीक है। कलचुरी वंश को एक और नाम से जानते हैं है वंश। कहां से आया? ठीक, कहां से आया? महेश्वर नामक स्थान था, राजा था कौन? महिष्मान, और महिष्मान की राजधानी परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? महिष्मति। कौन है भाई? ठीक है, चलिए ठीक। और महिष्मति वंश में अगर बात करें तो एक घोड़ा और नाग का क्या था? महत्व। ठीक है, इसीलिए यही है। ठीक, अब क्या हो गया? यही है हो गया। क्या हो गया? है। ठीक, है करके ये इसको क्या कहा जाता है वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है वंश। ठीक, चलिए ठीक, है वंश कहा गया। अब है वंश क्या हो गया? किसको कहा गया? कलचुरियों को। ठीक, चलिए अब ये कलचुरी जो है वंश से क्या थे? चंद्रवंशी। अपने आप को क्या मानते थे? चंद्रवंशी मानते थे। क्या मानते थे? चंद्रवंशी। ठीक, और यही चंद्रवंशी की बात करें तो चंद्रवंशी मानते थे अपने आप को। और चंद्रवंशी जो है, एक अगर बात करें तो एक राजा हुआ कौन? सहस्त्रार्जुन। ठीक, चंद्रवंशी में राजा हुआ कौन? सहस्त्रार्जुन। ठीक, उनके सहस्त्र मतलब 100 हाथ। ठीक है, 100 हाथ के कारण इनको कहा गया? सहस्त्रार्जुन कहा गया। ठीक है, सहस्त्रार्जुन को कलचुरी अपना वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना वंशज। किसको? सहस्त्रार्जुन को। एक आप याद रखना कि इनका प्राचीन नाम इनको है वंश कहा जाता है। आपने बाबू रेवाराम का एक उनका रचना है जिसको बोले तारीखे है वंशी। ठीक है, बाबू रेवाराम की रचना है। ठीक, सहस्त्रार्जुन उसमें अगर बात करें तो क्या है उसमें? इसको बताया कि ये है वंशी अपना वंशज किसको मानते हैं? सहस्त्रार्जुन को। ठीक, और यहीं से अब क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? स्टार्ट होते जाएगा। ठीक, क्या का? आपके कलचुरी का। कल मैं नामकरण बताऊंगा कि इसको कलचुरी बोलते हैं, कालासुरी बोलते हैं, कटचुरी बोलते हैं। ठीक, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ठीक, क्लियर? आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू।